गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में जिसमें हम पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो सीरीज है आज में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जान रहे हो पंचायती राज का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है तो और थोड़ा टफ भी होता है और हमको समझते समझते पढ़ना है, इसलिए ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे किसका? ग्राम सभा का। सीधा हम क्या करेंगे, ग्राम सभा का क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि जो बुनियादी इकाई है वो ग्राम सभा है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, इसलिए हम ग्राम सभा से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज, इसकी थ्योरी क्लासेस अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो चावल मतलब बिना सब्जी के खाना थोड़ी ना अच्छा लगेगा, है ना, सिर्फ चावल चावल थोड़ी ना खाओगे, इसलिए अगर आपको इसका थ्योरी क्लास अटेंड करना है तो आप जो है एडीओ के कोर्स में जब आप जाओगे, ठीक है, एडीओ के ऑनलाइन कोर्स में जाओगे तो आप कंटेंट में जब क्लिक करते हो तो मेरे नाम का फोल्डर दिखता है ना, लक्ष्मण सर करके फोल्डर होगा, इस फोल्डर में क्लिक करके पंचायती राज में क्लिक कर लीजिएगा, आपको 23 वीडियो दिखेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में क्लिक कर लीजिएगा और नगरीय निकाय में 17 वीडियो, तो ये दोनों कवर कर लीजिएगा। तो आपका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने आपको कराया है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी मैंने कराया है। नए क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे और यहां से आप कवर करके सारी चीजों को कवर कर सकते हो। और पंचायती राज में जो है हमको क्या है, पूरा धाराएं रटनी है, 132 धाराएं रटनी है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मतलब क्लासेस में जितनी धाराओं का यूज हुआ है वो पहले आपको याद हो जाए और उसके बाद जो बचेगा ना तो उसको क्या करेंगे, मैच करते हुए हमको पढ़ना होगा। एक साथ 132 याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर? देखो जितने भी लोग टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप लोगों के लिए जो है एक सेपरेट वीडियो आज मैं लेकर आऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एडीओ की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैं जो है सेपरेट आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो अभी तो आप एडीओ की तैयारी चालू करेंगे, जितने भी टीचर भर्ती वाले हैं आप सभी को एडीओ की तैयारी चालू करना है। ठीक है, एडीओ का जो ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, एडीओ का जो ऑनलाइन कोर्स है, बस 2 मिनट लूंगा, तब तक सब आप लोग लिंक भेज दीजिए ताकि सबके सब लाइव आ जाए। ये आपका 499 का है, 50% युवा 50 कूपन कोड लगा लीजिएगा, तो ये जो कोर्स है आपका 255 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 255 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 255 रुपए में। ठीक, तो चलो जानकारी मिल गया आपको कि आपको थ्योरी कहां से पढ़ना है। तो मेरे फोल्डर में आपको पंचायती राज का आपको फोल्डर दिख रहा होगा, 23 वीडियो है इसमें। ठीक है, 23 वीडियो आप पूरा कवर कर लीजिएगा और इसमें का 17, जितना जल्दी कवर कर लेंगे पंचायती राज को लेकर उतनी जल्दी समझदारी आपके अंदर आ जाएगी और आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। जैसे आज का क्वेश्चन हो सकता है आपको अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में टफ लगे, लेकिन अगर आप इसको थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वो क्या है? तो ग्रामीण स्वशासन बोल रहा है और इसके न्यूनतम स्तर की बात कर रहा है और न्यूनतम स्तर में भी आपको क्लियर कर दे रहा है कि ग्राम, तो गांव की जो सभा होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं, है ना, लेकिन ग्राम सभा का परिभाषा कुछ अलग है। ठीक है, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ग्राम सभा किसे किसे हम ग्राम सभा कह सकते हैं या ये ग्राम सभा है ये कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसका पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल क्लास होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आप अगर शेयर करोगे लिंक को तब आपको मैं फ्री पीडीएफ दूंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं पीडीएफ फ्री में नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल पीडीएफ फ्री में दूंगा, लेकिन आपको शेयर करना है क्लास को। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी बुनियादी इकाई है? तो मैंने आपको बताया था कि आज हम क्लास जो है बुनियादी इकाई से शुरू करेंगे, तो सीधी सी बात है बुनियादी इकाई क्या है? तो बुनियादी इकाई है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा को थोड़ा सा 10 मिनट लूंगा थ्योरी समझाने में भी, क्योंकि बिना थ्योरी समझाए ये नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित, कौन से क्षेत्र से संबंधित नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है।
तो कौन से क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्टर्ड लोग होंगे, ऐसे क्षेत्रों का नाम मतलब ध्यान देना है। तो आदर्श ग्राम नहीं होगा। वन ग्राम से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम रजिस्टर्ड है निर्वाचन नामावली में, मतलब जो चुनाव में वोट डाल सकता है, अगर उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है और वो वन ग्राम वाले क्षेत्र से है तो वो ग्राम सभा के अंदर में आएगा। और अगर राजस्व ग्राम वाले में है तो वो ग्राम सभा के अंडर में आता है। अनुसूचित ग्राम ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन बी सही है, ठीक है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो देखो, संविधान के अनुसार अगर ग्राम सभा की सही परिभाषा का क्या है बोले तो राज्यपाल द्वारा विनिर्देशित स्तर, ये भी आपको सही लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का एक प्रादेशिक क्षेत्र, मतलब ये सब आपको थोड़े बहुत सही लगेंगे। लेकिन आप लास्ट ऑप्शन पढ़िए, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा का कोई मतलब वो ग्राम सभा तब कहलाएगा, मतलब देखो गांव में रहने वाले लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है, लेकिन गांव में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, सब तरह के लोग हैं गांव में। तो ऐसे में ग्राम सभा का सदस्य कौन कहलाएगा? तो ऐसे में ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा वो व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड है, मतलब जो चुनाव में वोट डाल सकता है। तो ऐसे लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं ग्राम स्तर पर। क्लियर है? धीरे धीरे चीजें जो है क्लियर होंगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होंगी, चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी, ठीक है, हाँ, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है मामला? तो ग्राम सभा क्या है समझ में आया? संविधान की परिभाषा ये बोलती है कि ग्राम सभा उसे कहेंगे या ग्राम सभा का सदस्य उसे कहेंगे जो जिसका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड हो, है ना। अगला, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का क्या अर्थ है? ग्राम का अर्थ बताइए, बोल रहा है कि राज्यपाल एक लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में निर्दिष्ट करेगा। कलेक्टर कर सकता है इस चीज को, आयुक्त कर सकता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। तो याद रखना, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां मान लो अचानक से राज्यपाल घूमने गए और उनको लग रहा है यार ये क्षेत्र ऐसा है कि इसको ग्राम का मतलब दे देना चाहिए, है ना, इनको गांव का दर्जा दे देना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्षेत्र मिल रहा है जिसको गांव का दर्जा दे देना चाहिए, ऐसा लग रहा है राज्यपाल को, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो लोक अधिसूचना जारी करेगा। इसके लिए पहली चीज ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल जो है डायरेक्ट नहीं बोल देगा, ठीक है, राज्यपाल जो है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हाँ ये गांव होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। राज्यपाल को इसके लिए लोक अधिसूचना जारी करना होगा कि ये क्षेत्र जो है अब इस क्षेत्र को ग्राम का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब ग्राम का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब यहाँ के लोग अब ग्राम सभा के सदस्य हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ के लोग ग्राम सभा के सदस्य हो सकेंगे। क्लियर? तो राज्यपाल ही के पास ही अधिकार होता है कि वो किसी क्षेत्र को किसका दर्जा दे सके, गांव का दर्जा दे सके, ग्राम का दर्जा दे सके। तो इसलिए जो है आप याद रखना, ग्राम का अर्थ मतलब राज्यपाल ने लोक अधिसूचना जारी करके बता दिया कि ये क्या है जी, ग्राम है। क्लियर मामला? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, अब वयस्कता की आयु को क्या समझ रहे हैं, अब ये अलग है। समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, अब गांव में तो बच्चे बूढ़े सब रहते हैं जी। अगला ऑप्शन पढ़ो, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो मैंने आपको बताया कि गांव का मतलब गांव में सब रहते हैं, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य वही होता है जिसका नाम विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्टर्ड हो या वो उसके लिए योग्यता रखता हो, वही ग्राम सभा के रूप में पंजीकृत हो सकता है, वही ग्राम सभा का सदस्य। एकदम बेसिक चीज पहले पढ़ा रहा हूं कि ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा से ही फिर ग्राम पंचायत बनेगा, जनपद और जिला पंचायत बनेगा। तो बेसिक से समझो चीजों को,
ठीक है, क्योंकि आप देखो एडीओ की तैयारी कर रहे हो, आप परिचारक की तैयारी कर रहे हो, आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, आप सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती, नगर सेना, वन रक्षक, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जब छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे टफ जो पड़ेगा वो पंचायती राज पड़ेगा, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? तो ग्राम सभा, गांव में सब रहेंगे, लेकिन ग्राम सभा का मतलब यह होता है वो सभा जिसमें सदस्य शामिल होते हैं। और सदस्य कौन शामिल होंगे? जो निर्वाचन, विधानसभा के निर्वाचन नामावली में रजिस्टर्ड हो सके, मतलब वोट डालने का अधिकार अब इसको मिल गया है। तो वोट डालने का अधिकार मिल गया, समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती? देखो ये क्वेश्चन यहां से बैठक वाला क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक हम ग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 2 मिनट का समय है ना बेसिक समझाने के लिए। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, और ये हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को दिखाता है। इस पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई जो है वो ग्राम सभा है, याद रखेंगे। ग्राम सभा के लिए गांव का होना बहुत जरूरी है, और गांव किसे कहेंगे? तो राज्यपाल लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में मान्यता देगा। मतलब किसी भी क्षेत्र को ग्राम के रूप में मान्यता देने का अधिकार राज्यपाल का। किसी भी क्षेत्र को ग्राम के रूप में मान्यता देने का जो अधिकार है या जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। सीधा दिमाग में सेट करना है इस चीज को। ठीक है, चलो इसके बाद आगे, किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम के, देखो यहां पर ये आया राजस्व ग्राम और वन ग्राम के निर्वाचन नामावली में जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है वही, उन्हीं से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। देखो ग्राम और ग्राम सभा फर्क है। ग्राम मतलब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब है। ग्राम सभा का मतलब जो लोग निर्वाचन नामावली में रजिस्टर्ड हो सकते हैं वो उसके सदस्य बनेंगे, मतलब जो वोट डाल सकते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्लियर? यहां तक मामला क्लियर रखो। ठीक है, अगर कोई भी ग्राम का मामूली निवासी है तो वो ग्राम सभा के रूप में सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है अगर उसकी वो आयु हो गई है वोट डालने की। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ये समझाना था आपको ताकि ये 6 क्वेश्चन आपसे बन सके। अब पहले ही समझा देता तो जल्दी जल्दी आंसर ले लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद हमने चीजों को समझ लिया। ग्राम सभा के बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती? वार्षिक लेखा विवरण। तो अब ग्राम सभा के बैठक जो होंगे उसमें वार्षिक लेखा विवरण देंगे कि नहीं जी? बताओ, देना होगा। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण, ठीक है, जो भी अंकेक्षण है वित्तीय वर्ष का। पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। तो ग्राम सभा के बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? तो ये किया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण ये ग्राम सभा की बैठकों में नहीं रखा जाता। ठीक है, वार्षिक आय व्यय रखा जाता है, पंचायत के कार्यों का विवरण रखा जाता है। तो ये सब ग्राम सभा की बैठकों में होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है जी? ग्राम सभा के बैठकों में होता है, लेकिन आपका क्या नहीं होता? तो पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके अलावा कौन कौन सा विवरण दिया जाता है? तो लेखाओं का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, आगामी प्रस्तावित विकास कार्यक्रम, मतलब पिछले साल जो हुआ है उसका विवरण, आगे जो करने वाले हैं उसका विवरण, वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट, वार्षिक आय व्यय, कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, पंचायत के कार्यों का विवरण, ये सारी चीजें बैठकों में प्रस्तुत की जाती हैं। ये सारी चीजें बैठकों में क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। अगला, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ग्राम पंचायत का चुनाव, एक नए राज्य का गठन और नगर पालिकाओं का चुनाव। तो नए राज्य का गठन तो आप जान रहे हो इसमें नहीं होता जी। ठीक है,
बताएंगे आंसर। अच्छा, आप जो भी एडीओ का कोर्स ज्वाइन किए होगे ना, वहां पर मेरा नोट्स अपलोड है पंचायती राज का। अगर आप जॉब वाले हैं, आप नोट्स नहीं लिख सकते, तो नोट्स मैंने बनाया है पंचायती राज का, वो नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से पंचायती राज का बिल्कुल नोट्स बनाकर रखा है, तो वो नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं से जो है चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स आप प्रिंट करा सकते हो, बिल्कुल प्रिंट करा के रख सकते हो, या फिर आप नोट्स खुद लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है जी, है ना, नोट्स खुद ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 आप जानते हो, अनुच्छेद 244 का मतलब क्या होता है? तो अनुच्छेद 244 का मतलब होता है 244 और 244A दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों के और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लास का फीस मात्र 255 रुपए है, कंप्लीट कोर्स का 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, है ना, कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 15 अध्याय हैं। ठीक है, कुल कितने अध्याय हैं जी? तो पंचायती राज अधिनियम में कुल 15 अध्याय हैं, और 15 अध्याय के साथ साथ आपका इसमें टोटल 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पंचायती राज अगर आप पढ़ रहे हो तो पंचायती राज में कुल अध्याय है 15 अध्याय पूरा आपको याद कराऊंगा। इन अध्यायों में टोटल धाराएं हैं 132, ये भी आपको याद कराऊंगा। टोटल अनुसूचियां हैं 4, तो अनुसूचियां भी मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो 15 अध्याय, 132 धाराएं याद करनी है। लेकिन मेरी जो थ्योरी क्लास है इसमें से कम 132 में 50-60 धाराएं आपको थ्योरी क्लास से ही याद हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा है ना, उसका मैं ट्रिक बनाकर, मतलब ट्रिक तो बना लिया हूं, आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, बाकी पूरी धाराएं याद हो जाएंगी। धारा कंप्लीट मतलब पंचायती राज क्लियर, बिल्कुल। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है जी? तो अनुसूचियां है 4। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां है 4। तो इसी में बोल रहा है कि बताइए अध्याय 10 और ये 4 मतलब 14A जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, अध्याय 14A किससे संबंधित है? जब आप नोट्स देखोगे ना, तो नोट्स में यहां पर बना हुआ है पूरा अध्याय। ठीक है, पूरा अध्याय लिखा हुआ है यहां पर, इस पेज में लिखा हुआ है 15 अध्याय, 132 धारा, अनुसूची 4। अध्याय 1 प्रारंभ है, अध्याय 2 है ग्राम सभा, पंचायत, निर्वाचन, सम्मेलन, कार्य, ऐसे करके पूरा है। तो इसी में एक 14A है। ठीक है, क्या है ना, पंचायती राज व्यवस्था बना रहे थे, तो पंचायती राज व्यवस्था सब अपने जगह पे सही था, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन उनके हिसाब से करवाना पड़ता है। इस कारण एक अध्याय जोड़ा गया पंचायती राज अधिनियम में 14A अलग से, क्योंकि पहले से 15 अध्याय डिसाइडेड थे पूरा, तो अलग से जोड़ा गया 14A, जिसमें बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत किस तरह से चलेगी। क्योंकि देखो, सामान्य क्षेत्र में सरपंच अध्यक्षता करता है, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, ऐसे अध्यक्षता होता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में जब अध्यक्षता करने की बारी आती है ना, तो वहां पर जितने लोग रहते हैं ना ग्राम सभा में, उन लोग अपने में से एक जन को चुनकर अध्यक्ष बनाते हैं। मतलब सरपंच, उप सरपंच, पंच, कोई जो है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है, ग्राम पंचायत का कोई भी अधिकारी अध्यक्षता नहीं करता है अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में उस समय मौजूद व्यक्तियों में से ही वोटिंग होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, जैसे मेरे को अध्यक्ष बनना है तो मैं ऐसे हाथ खड़े करूंगा, अब मेरे समर्थन में ज्यादा लोग हाथ खड़े कर दिया तो मैं जाकर अध्यक्ष बन जाऊंगा, ऐसा होता है। क्लियर है मामला? चलो, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब अध्याय की बात ही आई है, तो टोटल कितने अध्याय हैं जी? तो अध्याय है टोटल 15। तो अध्याय 15 के लिए आप 1, 2, 3, 4 अध्याय अभी याद कर लो साथ में। अध्याय 1 बोलता है पंचायती राज प्रारंभ होगा, हो गया।
और जैसे ही प्रारंभ होगा तो शुरू होगा ग्राम सभा से। कहां से शुरू होगा? ग्राम सभा से। तो प्रारंभ में ग्राम सभा, और ग्राम सभा से क्या बनेगा? पंचायत, और पंचायत का होगा चुनाव, निर्वाचन। तो प्रारंभ में ग्राम सभा से शुरू होगा पंचायती राज, क्योंकि बाद में आया है ना जी। तो प्रारंभ होगा ग्राम सभा से, ग्राम सभा से पंचायत बनेगा, और पंचायत के लिए होगा क्या? चुनाव, निर्वाचन। तो ये हो गया अध्याय 1 प्रारंभ, अध्याय 2 ग्राम सभा, अध्याय 3 पंचायत, और अध्याय 4 है निर्वाचन। 4 और याद करा दूं? चलो 3 और याद कर लो, ठीक है। 5, 6, अब चुनाव हो जाएगा। जैसे चुनाव होगा तो जितने लोग भी जीते रहेंगे दोस्ती यारी होगा, ऐसे हैंडशेक, समझ रहे हो? तो उसके लिए मिलना जरूरी है, और मिलने को क्या कहेंगे? सम्मेलन। मिलने को क्या कहेंगे? सम्मेलन। जब 4 यार मिल जाएंगे तो सोचेंगे कि क्या करते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। तो सम्मेलन से डिसाइड होगा कि क्या काम करना है, और काम करना है वो अलग से 6 काम में बताया गया है कि मुख्य रूप से क्या करना है? कॉलोनी का निर्माण, है ना। कॉलोनी का निर्माण जो है वो 6 काम में बताया गया। क्या काम करेंगे भाई? तो कॉलोनी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जो 15 अध्याय है उसमें से प्रारंभ में ग्राम सभा बनेगा, उससे पंचायत, और पंचायत के लिए देखो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए सिर्फ चुनाव में वोट डालना का वो आपका वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, आप ग्राम सभा के सदस्य। लेकिन पंचायत के अधिकारी बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, पंच बनने के लिए, है ना, जनपद पंचायत में सदस्य बनने के लिए, जिला पंचायत में सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए चौथा जो है वो चुनाव बोलता है, निर्वाचन। चुनाव जो हो जाएगा तो जितने लोग जीते रहेंगे उन लोगों का क्या होगा? सम्मेलन। सम्मेलन में डिसाइड करेंगे काम, और काम क्या करेंगे? कॉलोनी का निर्माण। तो ये हो जाएगा 6 का तक कंप्लीट। अब मजा आ रहा है तो बताओ, मैं आगे जो है इसको बता देता हूं, पूरा 15 अभी याद करा देता हूं। बताओ जी, मजा आ रहा है? कैसे बताओगे? तो आप जो है ग्रीन वाला हार्ट भेजो, ठीक है। कौन सा हार्ट भेजो जी? ग्रीन वाला या ब्लू वाला। तो अभी जो है इसको कंप्लीट करा दूंगा आपको। 15 अध्याय है, तुरंत याद हो जाएगा। चलो देखते हैं कि 15 अध्याय आपको याद करना है कि हम आगे बढ़ें। जैसा आप लोग बोलो जी। तुरंत आपको 15 अध्याय याद हो सकता है। ये सब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ना, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है पूरा। अब ग्रीन ब्लू हार्ट मिलेगा जोरदार तब तो बस करवाएंगे जी, है ना। मतलब बहुत सारे लोगों को जो है जानना है, ठीक है। तो ये हो गया 6 का तक, याद हो गया है ना, मिटा देते हैं। अब हम आते हैं 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, ठीक है। 3-3 करके करना होगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो कॉलोनी का निर्माण, कॉलोनी का निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खजाना चाहिए, ठीक है। तो कॉलोनी के निर्माण के लिए जो खजाना चाहिए आपको, पैसे कहां से आएंगे, ठीक है, वो आपका अध्याय 7 में दिया है। और पैसा लाने के लिए, पैसे का मैनेजमेंट के लिए आपको बजट बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा? पैसे के लिए आपको बजट बनाना होगा कि हाँ पैसा चाहिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको बजट बनाना होगा कि हाँ इतना पैसा चाहिए। और ये बजट बनाने के बाद अब क्या करेंगे? अब करेंगे टैक्स वसूली। तो 9 में है आपका कर, 9 में क्या है? कर। अध्याय 9 में टैक्स, क्योंकि पैसा आएगा कहां से? पंचायत के पास पैसा आता कहां से है? टैक्स से, और दूसरा राज्य सरकार जो देते उससे। तो टैक्स से जो पैसा आएगा, ठीक है। तो निधि, बजट, कर अगले अध्याय में दिया है। अब पैसा आ गया तो अब दिमाग में करप्शन आ सकता है भाई कि हाँ पैसा तो है, ठीक है। तो किसी का भी दिमाग गोल हो सकता है, ठीक है। तो किसी का भी दिमाग गोल हो सकता है, इसीलिए अगले ही अध्याय में नियंत्रण बताया गया है कि इस पैसे का नियंत्रण कैसे होगा, कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल करना है, ठीक है, करप्शन को रोकना है,
तो नियम बनाना होगा ना जी। तो अगला है अध्याय 11 में नियम। अध्याय 11 में क्या है? नियम। और उसके बाद नियम अगर बन गया तो यही क्या देता है? पंचायतों को शक्ति देता है ना। नियम कानून से ही शक्ति आता है कि नहीं बताओ? नियम कानून से ही क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। ठीक है, मजा आ रहा है? तो कॉलोनी का निर्माण के लिए हमको खजाना निधि चाहिए था। निधि के लिए हमने क्या किया? बजट बनाया। बजट में अब पैसा कहां से आएगा? तो टैक्स से आएगा। लेकिन पैसा आ गया है तो करप्शन ना हो जाए, इसलिए नियंत्रण करना जरूरी है। नियंत्रण के लिए नियम बनाना जरूरी है। और नियम बन गया मतलब पावर आ गया हमारे पास। क्या आ गया? पावर आ गया। तो अध्याय 12 तक आप पहुंच गए। अब अध्याय 13, जितनी भी विविध चीजें हैं, मिसलेनियस अध्याय 13 में है। अध्याय 14 में दिया हुआ है आपका ऑडिटिंग, अंकेक्षण। अध्याय 14 में आपका क्या दिया हुआ है? ऑडिटिंग। क्योंकि कितना खर्चा किए, कितना आया, कितना खर्चा किए, ये सबका ऑडिटिंग करना पड़ेगा ना जी। अंकेक्षण, तब तो आप बैठक में इसको प्रस्तुत करोगे। और अध्याय 15 बोलता है समाप्त, पंचायती राज का निरसन, समाप्त। ठीक है। और इन सब के अलावा आप जान रहे हो अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रशासन के लिए अध्याय 14 का अलग से जोड़ा गया है। अध्याय 14 का अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत, यह आप अलग से याद रखिए। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पेशा, पेशा एक्ट। आया मामला क्लियर हुआ? प्रारंभ में ग्राम सभा से पंचायत बनेगा, पंचायत के लिए चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव हो गया, 4 अध्याय खत्म, 4 अध्याय खत्म। 5वां अध्याय, चुनाव होने के बाद सम्मेलन होगा, सम्मेलन में काम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 5वां 6वां अध्याय खत्म। 6वां ए बोलता है क्या करेंगे? कॉलोनी का निर्माण करेंगे। तो 6A तक खत्म। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपके सामने है ना। कॉलोनी के निर्माण के लिए निधि चाहिए होगी, उसके लिए बजट बनाएंगे। बजट बनाएंगे तो टैक्स वसूल के पैसा पूरा करेंगे, है ना। पैसा आएगा, करप्शन रोकने के लिए कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करने के लिए नियम बनाना होगा, नियम बनाएंगे तो शक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीज हो गई। तो विविध चीजें जो है, जितनी भी, इन सब को छोड़कर जो बच गया वो अध्याय 13 में। और जो भी खर्चा किए, आया गया पैसा जो भी लगा, वो सब ऑडिटिंग होगा उसका। 15 जो है निरसन है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक देखो, ट्राइबल एरिया में इस हिसाब से प्रशासन कर पाना मुश्किल है जैसा सामान्य क्षेत्रों में होता है। ठीक है, उनके तक सूचना पहुंचाना ही बहुत बड़ा चुनौती है एक तो इसलिए उनके लिए वहां पंचायत कैसे चलेगी, वो लोग पंचायत के ऊपर भरोसा करें, पंचायत में भाग लें, इसके लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकार उनको दे दिया गया है। बताए, यही आर्टिकल 14 का। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत होती है ना, वो उनके हिसाब से ही चलता है। ठीक है, और ये सही चीज भी है। तो अब हम आगे बढ़ते, क्या बोल रहे, नोट्स कहां मिलेगा? मेरा नोट्स मेरे कोर्स में मिलेगा। आप एडीओ का कोर्स अगर ज्वाइन करते हो 255 रुपए में, तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। यही पैसा है इतने देर से जो बता रहा था मैं। ठीक है, चलो। तो पंचायती राज का अधिनियम अध्याय 14 एक किससे संबंधित है भाई? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना यही आएगा। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्यों के बारे में कौन सी धारा में है? तो मैं आपको बता दूं, अध्याय 14, अभी याद कराऊंगा, अभी अध्याय 14 का या अध्याय 14A में धारा 129 है। क्या है? धारा नंबर कौन सा इसमें आता है? तो इसमें आता है धारा नंबर 129। और ये पूरा आप अभी याद कर लो, क्योंकि ये ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है बाद में। जो अभी बता रहा हूं उसको आपको अभी कवर करना होगा। ठीक है, थोड़ा आराम से चलेंगे, लेकिन आपको मैं पूरी चीजें कवर करा के रहूंगा। ठीक है, आप लोग भी तैयारी होंगे कि हाँ सर हम तो तैयारी हैं। तो अनुच्छेद 129 क, ख, ग,
घ के बाद क्या आता है, घ आता है, घ के बाद अंगा के बाद च, मतलब धारा 129 ख ग घ अंगा और च, ये 6 धाराएं दी हुई है। पूरा लिख देता हूं, ठीक है, उस तरफ नहीं लिखूंगा, उस तरफ आपको याद करवाऊंगा। अभी मैंने बोला था ना धारा और अध्याय ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा ट्रिक से, बिल्कुल ठीक है। तो धारा क ख ग घ अंगा, तो यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है 129 क ख ग घ ऐसा दिया हुआ है पूरा। तो ये पूरा 129 में पंचायतों की सम परीक्षा है, ठीक है। धारा 129 में पंचायतों की सम परीक्षा है, तो ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं, मतलब ये आंसर आएगा नहीं। पंचायतों की सम परीक्षा, ये सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन क ख ग में पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा होगी उसकी शक्तियों और कृत्यों के बारे में किसमें दिया हुआ है। समझ रहे हो, लेवल डीप जा रहा है क्वेश्चन का, मतलब सिर्फ 129 से नहीं है, 129 में भी क ख ग घ अंगा और च को आपको याद करना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर ले पाओगे, ठीक है। चलो तो चालू करते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं इसमें पंचायतों के लिए विशिष्ट उपवन है। तो धारा 129 का में परिभाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिभाषा, क्योंकि परिभाषित करना जरूरी है, इंट्रो देना जरूरी है। परिभाषा के बाद आपको दिया हुआ है कि धारा 129 ख में कि ग्राम व ग्राम सभा का गठन, ठीक है। परिभाषा के बाद क्या दिया हुआ है, ग्राम व ग्राम सभा का गठन दिया हुआ है कि कोई गांव का कैसे गठन होगा। गांव का गठन तो जान रहे हो, राज्यपाल लोकसभा लोक अधिसूचना के माध्यम से कर देंगे, है ना, वही ग्राम सभा बन जाएगा। तो वही ग्राम और ग्राम सभा का गठन दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम और ग्राम सभा कैसे बनेगा। तीसरा दिया हुआ है अगर गठन हो गया है तो उनकी शक्तियां और कृत्य, उनके क्या कार्य होंगे, शक्तियां एंड लिख दे रहा हूं ना, और कृत्य जगह कम है। शक्तियां मिलने पर, ठीक है, शक्तियां मिलने पर वो एक्स्ट्रा और क्या कार्य करेंगे, है ना, वो आपका घ में दिया हुआ है। लेकिन ये कृत्य जो है, देखो ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य जो है वो 129 ग में दिया हुआ है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में अगर ग्राम सभा है तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भी होगा, क्योंकि ग्राम सभाओं को मिलाकर ही ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है। ऐसा वाला ट्रायंगल वाला है, मतलब इतने सारे ग्राम सभा है, मिलाकर क्या बना, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर जनपद पंचायत, ऐसे। तो ग्राम सभा से ही मिलकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। तो ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा है उनकी शक्तियां और कृत्य अनुच्छेद 129 ग में दिया हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत जो बनेगा अनुसूचित क्षेत्र में, उनके कृत्य जो दिए हुए हैं, है ना, उनके कृत्य ग्राम पंचायत, तो उनके कार्य जो है ग्राम पंचायत के कार्य वो अनुच्छेद 129 घ में दिया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछा है, ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य पूछा है, तो आंसर क्या लोगे आप, आंसर धारा 129 ग। अब बताओ अंगा और च को बताऊं कि नहीं, बताओ जी। बताऊं कि नहीं बताऊं, ऑफलाइन क्लास बिलासपुर और कोरबा दोनों जगह चलता है। बिलासपुर पीजी कॉलेज के सामने, सॉरी कोरबा में पीजी कॉलेज सामने और बिलासपुर में डीपी कॉलेज के बगल में। बता दूं, देखो अंगा में दिया हुआ है आरक्षण, ठीक है, और देखो ग्राम पंचायत का तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो जिला ही पूरा क्या हो, अनुसूचित जिला हो। तो जिला अगर अनुसूचित जिला है तो वहां पे जनपद पंचायत, जिला पंचायत भी अनुसूचित क्षेत्र वाले ही होंगे। तो इसीलिए जनपद और जिला की शक्तियां, जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 129 च में दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 129 ग में। ग्राम सभा के ऊपर होता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का अगले में ही दे दिया है। उसके अगले में जनपद और जिला को ना देकर सबसे लास्ट वाले में दिया हुआ है जनपद और जिला का शक्तियां, और बीच वाला क्या है, तो स्थानों का आरक्षण, कि आरक्षण किस तरह से काम करेगा। क्लियर है मामला, बताओ नहीं बोलते हैं जी, बताइए बोलते हैं, रेस्पेक्ट, है ना।
अपने टीचर से बात करने का ये तरीका नहीं है बताओ वाला, ठीक है। नहीं तो जब पोस्ट में जाओगे और वहां पर अपने अधिकारियों से इस तरह से बात करोगे तो आपको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से आप सीखना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें। अधिकारी बनने से पहले अधिकारी वाला चीज अपने अंदर होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो आपका हो गया धारा 129 क में परिभाषा, ख में गठन, ग में ग्राम सभा की शक्तियां, घ में देखो टाइप करो तुरंत 129 ग में ग्राम सभा की शक्तियां, 129 घ में ग्राम पंचायत के कृत्य और शक्तियां भी, अंगा में आरक्षण है और च में जनपद पंचायत और जिला पंचायत की शक्तियां हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का कोर्स ज्वाइन किए हो तो ईडीओ का क्लास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, काहे परेशान होते हो, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, यहां तक का मामला समझ गया। हम आगे बढ़ते हैं ना। अध्याय 14A में इतनी धाराएं थी, धीरे धीरे करके मैं क्लास के साथ ही आपको धाराएं नटवा दूंगा पूरा, है ना, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और इस टाइम जो है क्लास ले रहा हूं तो इस समय जो है आप व्हाट्सएप में ही मैसेज कीजिए। कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है? तो ऐसा कौन सा ग्राम पंचायत क्षेत्र है जहां पर, अब देखो भाई, ये एक ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ऐसे 10 ग्राम है समझ लो। इन सबको मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो ग्राम पंचायत के अंडर में तो एक से अधिक गांव होंगे, लेकिन एक गांव के अंदर में ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंडर में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है? क्योंकि एक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, एक गांव है तो उसका एक ग्राम सभा हुआ ना। लेकिन ऐसा कौन सा गांव होता है जहां पर एक गांव के अंदर भी अलग अलग ग्राम सभा हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है वहीं जहां पर अलग से आपका धारा और अध्याय जोड़ा गया है, वो है आपका आर्टिकल बोलो सेक्शन धारा 14 अध्याय 14 का और सेक्शन 129 क ख ग घ अंग च, ठीक है। तो सेक्शन 129 का बोलना चाहिए हमको, ठीक है। और ये है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि एक ही ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा हो सके। क्यों ऐसा? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर ग्राम सभा का जो निर्धारण है वो एक घर के आधार पर भी होता है, एक मजरा के आधार पर भी होता है, एक टोला के आधार पर भी होता है, या एक से अधिक घर को मिलाकर भी होता है। कारण है संस्कृति। अगर एक गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग कबीले में है, अलग अलग टोलों में है, तो वो अलग अलग ग्राम सभा बन सकते हैं। भले ही वो एक ही गांव में रहते हो, लेकिन उनको अलग अलग ग्राम सभा का दर्जा दिया जा सकता है। कौन देगा? राज्यपाल। कैसे? लोक अधिसूचना के माध्यम से, बोल के नहीं, लिख कर। क्लियर है मामला? मामला क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हो रही है? धीरे धीरे देखो, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें क्लियर करके बनानी होंगी, क्योंकि ईडीओ में बहुत कंपटीशन है। और मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाए, तब मेरे को खुशी होगा। हाँ, अभी संशोधन वाला जो है ना, पंचायती राज संशोधन का वीडियो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराऊंगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही है इसमें से? बताइए, इसमें से क्या सही है? 1 मिनट का समय देंगे।
इसमें से क्या सही है बताना है आपको। इसको एक पेज में लाने के लिए, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ऑप्शन ढूंढना है ना इधर। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। गलत, ये गलत पॉइंट मिल गया तुरंत ही कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होती। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है और ग्राम सभा की वार्षिक बैठक वहां होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ग्राम सभा है ना जी, तो ग्राम सभा की बैठक उनके गांव में होगा ना। ठीक है, गांव में होगा, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, ऐसा। ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होगी प्रत्येक ग्राम, ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम पंचायत आप समझ लो एक पंचायत बना हुआ है और वहां पर पंच, सरपंच, उप सरपंच बैठे हुए हैं, सचिव बैठे हुए हैं, तो वो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। तो वो ग्राम सभा 10 या 20 समझ लो, उससे ज्यादा तो होते नहीं है ग्राम सभा, क्योंकि इनसे ही मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का बैठक प्रत्येक ग्राम में होता है, नहीं। ग्राम पंचायत का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा। समझना, यहीं से चीजें कंफ्यूज करना चालू कर देती है जब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को समझना होता है। ग्राम पंचायत मतलब बड़ा रूप, ग्राम पंचायत के अंडर में होता है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंडर में क्या होता है, ग्राम सभा होता है। ठीक, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, बिल्कुल। ग्राम सभा की बैठक कभी इस गांव में होगा, कभी उस गांव में होगा, कभी उस गांव में होगा, प्रत्येक गांव में होती है। साल में जो है 4 बार, मतलब प्रत्येक 3 माह में 1 बार होना जरूरी है। और ग्राम सभा की बैठक ना, बैठक को लेकर पूरी चीजें क्लियर कर लेंगे कि प्रत्येक 3 माह में बैठक होना जरूरी है। तो एक साल में ऐसे 3-3 माह करके कितने बार आएगा, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, मतलब 4 बार आएगा। 4 बार का डेट डिसाइडेड है पहले से कि इस दिन बैठक होगा ग्राम सभा का। ग्राम सभा पढ़ रहे हैं अभी हम, इसीलिए आज मैं ग्राम पंचायत चालू नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक साथ पढ़ने पर मिक्स हो जाता है। तो ग्राम पंचायत बड़ा चीज है, उसमें सरपंच, पंच, उप सरपंच, सचिव ये सब होंगे। ठीक है, और ग्राम सभा जो होगी, ये ग्राम सभा वहां के लोगों से मिलकर बनता है जो वोट डाल सकते हैं। तो ग्राम सभा में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सरपंच तो एक ही होगा ना, उप सरपंच एक ही होगा, पंच 10 से 20 हो सकते हैं। हर ग्राम सभा से एक पंच होगा। iOS चलाने वाले लोग जो है, आप नीचे स्क्रॉल में चल रहा है नंबर, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। एप्पल का फोन चलाने वाले लोग या एप्पल का टैब, एप्पल का लैपटॉप चला रहे होंगे, आपके लिए लिंक अलग से भेजता हूं मैं, है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। तो मामला यहां पर क्लियर हो गया। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल। एक ग्राम से एक ग्राम पंचायत कैसे बनेगा, एक गांव से एक ग्राम पंचायत कैसे बनेगा। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सभाओं का समूह, कम से कम 10 से 20 ग्राम सभा। क्लियर, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और 5वां पॉइंट सही है, जो कि दिखा रहा है हमारे को ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और 5वां पॉइंट सही है। क्लियर है मामला। अब भाग मत जाना भाई, यहीं से चीजें जो है क्लियर होती हैं। क्योंकि चलो, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है, 3 माह में कम से कम 1 बार होना जरूरी है। संविधान में यह लिखा हुआ है, पंचायती राज अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने में 1 बार होना जरूरी है, मतलब साल में 4 बार। 4 बार, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझना। तो साल में जो 4 बार होगा वो कब कब होगा, तो पहला होगा 23 जनवरी को, जब सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है, 23 जनवरी। दूसरा होगा 14 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती। अगला होगा 20 अगस्त, राजीव गांधी जयंती। और उसके अलावा होगा 2 अक्टूबर, आपका महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखना। कौन कौन से डेट साल में जो 4 बार होना है, 23 जनवरी, 23 जनवरी के बाद 20 अगस्त, 14 अप्रैल, तो अप्रैल फुल भी याद रखिएगा, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो खैर आपको याद है, हर बार हम गांधी जयंती मनाते हैं, है ना। और उस दिन जो है मदिरा दुकान बंद रहता है,
और उस दिन जो है छुट्टी भी मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक मामला आपका मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, लेकिन याद रखना इसके अतिरिक्त जून और नवंबर माह में बैठक आयोजित की जाती है ना, इसके अलावा जून में और नवंबर में। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक साल में 6 बार बैठक होता है, इसको याद रखिएगा। 4 बैठक अनिवार्य है, वो चारों डेट आपको दिख रहा है, और 2 बैठक और है जून और नवंबर में, डेट याद करना पड़ेगा। सबके सब फटाफट ये डेट टाइप करो तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबके सब। सभी को ये डेट टाइप करना है। तेईस जनवरी याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जयंती, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और जून और नवंबर। पूरा पूरा नहीं लिखोगे, बस 23, 14, 20 2 लिख दे रहे हो, जून और नवंबर, और ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, ताकि ये डेट आप ना भूलो। संविधान पंचायती राज अधिनियम हमको ये बोलता है कि प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना अनिवार्य है। इस हिसाब से 4 बैठक होता है, चारों डिसाइडेड है। अब इस दिन छुट्टी मिलता है ना जी, इसलिए ग्राम सभा की बैठक होती है। ठीक है, और अभी हम ग्राम सभा ही पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, चलो, तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितना, 6 बैठक। और अगर आपको एग्जाम में यह पूछ ले कि ग्राम सभा के बैठकों की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो किसमें है, तो ग्राम सभा की बैठकों की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ ग्राम सभा नियम 1994 इसके लिए पारित किया गया है। ये आपको पढ़ना होगा कि बैठकों में गढ़पूर्ति, बैठकों में कौन कौन सी बैठक होती है। 6 बैठक होगी वो तो पढ़ लिए आप, लेकिन इन बैठकों में क्या काम किए जाएंगे, विशेष बैठक बुलाया जा सकता है क्या, अध्यक्षता कौन करेगा, ये सारी चीजें, बैठक बुलाने का तरीका क्या होगा, बैठक में लोग नहीं आए तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपका छत्तीसगढ़ ग्राम सभा नियम 1994 में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम सभा के बैठकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप जानते हो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और 20 जुलाई नहीं है, क्या है, 20 अगस्त है, राजीव गांधी जयंती। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा में कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। तो आप सभी को पता है कम से कम कितनी बैठक आयोजित की जानी चाहिए हर 3 महीने में। तो हर 3 महीने में कम से कम 1 बैठक आयोजित होना चाहिए, हर 3 महीने में। ठीक है, हर 3 महीने में 1 बैठक। हाँ, विचार तो ऐसा ही है कि डेली आपको पंचायती राज से अवगत कराया जाए। भले ही हम क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन बेहतरीन करेंगे, बताएं, चीजों को समझेंगे, पंचायती राज को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। थ्योरी पढ़ने के लिए मैं आपको बता ही दिया हूं, आप एप्लीकेशन से जाकर कोर्स ले सकते हो। रिचार्ज और एक बुक्स के प्राइस से भी कम है, रिचार्ज के प्राइस से भी कम है आपके। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है पूछा है। बैठक वाला टॉपिक आया ना, इसके लिए आराम से करा रहा हूं आपको ताकि आप क्लियर इसको समझ सको। पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, बिल्कुल जरूरी है। चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, ऐसा मैंने कहा क्या कि चक्रानुसार होगी, है ना, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद ऐसा नहीं, लॉटरी निकालते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता।
ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों को लिखित अपेक्षा किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, गलत। अगर 1/10 सदस्य, मान लो किसी ग्राम सभा में 100 लोग हैं, है ना, अब 10 लोगों का दिमाग ऐसा लगा कि चलो मस्ती करते हैं, तो 10 लोग मिलकर क्या करेंगे, 10 लोग मिलकर तुरंत लिखित वो ग्राम पंचायत में लिखित पहुंचा देंगे, ठीक है, कि हमको क्या करना है, बैठक बुलाना है, तो ऐसे में बैठक बुलाना पड़ जाएगा। इसलिए ये पॉइंट गलत है, 1/10 गणपूर्ति होना चाहिए बल्कि, ठीक है। एज एडीओ के लिए एज 21 साल, ठीक है, क्लियर है मामला। चलो, तो यहां पर आप समझ गए कि 1/10 सदस्य अगर लिख कर दे दे तो क्या बैठक बुलाएंगे, नहीं। 1/3 सदस्य लिख कर दे दे, लिखित में बैठक बुलाना चाहे तो बुलाया जा सकता है। 1/10 नहीं, कितने, 1/3। 1/3 का मतलब आप समझ रहे हो, आपका 100 सदस्य हैं तो 100 में डिवाइड कर दोगे 3 का, तो 33 लोग चाहिए, कि 33 लोग लिखित चाह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट आ गया है, तब बैठक बुलाया जा सकता है। आपको यह भी समझना है कि यह पॉइंट गलत है, तो गलत क्यों है। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 30 दिन की अवधि के अंदर, 30 दिन की अवधि के अंदर अवधि के भीतर होगी, बिल्कुल। जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ठीक है, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या थोड़ा सा मिस्टेक है जी, यहां पर ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, मैं तो वही सोच रहा था सही कैसे लिखा हुआ है। तो जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन में बुलाई जा सकती है, नहीं, 30 दिन में बुलाया जा सकता है। या तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित अपेक्षा करें, या तो जनपद पंचायत, या तो जिला पंचायत, या तो कलेक्टर। याद रखना, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, कलेक्टर। 4 लोग ग्राम सभा की बैठक अर्जेंट बुला सकते हैं, जिसको ग्राम सभा की विशेष बैठक कहते हैं, ठीक है। ग्राम सभा की विशेष बैठक कहा जाता है इसको। कितने लोग बुला सकते हैं, तो 4 लोग बिल्कुल अर्जेंट बुला सकते हैं, और मांग किए जाने के 30 दिन के भीतर बुलाया जाता है बैठक, 20 दिन के दिन। हाँ, वो 30 सही था, तो यहां पर हमको गलत वाला ढूंढना है ना, 2, 3, 4 गलत है, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बता दूं, अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य चाहे तो विशेष बैठक बुला सकते हैं, जनपद पंचायत चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकती है। ग्राम सभा का मतलब 100 लोग समझो, बस 100 लोग, इन 100 लोगों का बैठक बुलाना है। इसके अलावा जिला पंचायत, इसके अलावा कलेक्टर, ये 4 लोग चाहें तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाया जा सकता है, भले ही बैठक तुरंत ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, 30 दिन के भीतर, क्लियर। तो ये 4 चीज याद रखिएगा ग्राम सभा की बैठकों के लिए, कि बैठक जो है, विशेष बैठक जो बुलाना है वो 4 प्रकार के लोग बुला सकते हैं। अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में दे दे, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर, ये लोग ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए मांग कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है। अब कौन बुलाएगा, वो पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 मास में कम से कम 1 बैठक होना जरूरी है, बिल्कुल सही। ग्राम सभा पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी। गणपूर्ति के लिए सरपंच पंच उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है ना। अब इस पॉइंट में डाउट लग रहा है तो आप समझो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही। तो इस हिसाब से अगर आपको तीसरा और चौथा सही मिल गया तो सीधी सी बात है पहला और दूसरा सही होगा ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है, आप जान रहे हो, शुरू में ही बता दिया।
ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है, प्रत्येक ग्राम में होती है ना, एक गांव में, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग से होती है। मतलब ग्राम सभा की बैठक हो रही है तो 100 लोग हैं तो 1/10 मतलब 10 लोग का आना जरूरी है, और उसमें भी 1/3 महिला, मतलब 3 महिला होना जरूरी है। अगर वो 3 महिला नहीं हुई, 10 के 10 पुरुष आ गए तो भी गणपूर्ति पूरा नहीं। लेकिन अगर 10 के 10 महिला आ जाए तो गणपूर्ति पूरा माना जाता है, तो बैठक होगी, नहीं तो रद्द। समझ रहे हो? अगर 10 के 10 महिलाएं आ जाए, 1/10 का मतलब 10 के 10 अगर महिलाएं आ जाए तो बैठक होगी, लेकिन 10 के 10 पुरुष आ जाए तो बैठक नहीं होगी, क्योंकि 1/10 में 1/3 महिला होना जरूरी है। मतलब 10 पुरुषों में 3 महिला होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझना भाई, भागना नहीं, बताए एकदम आराम से समझा रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर समझा लूंगा, ठीक है? ग्राम पंचायतों के सामाजिक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? अब ग्राम पंचायत कुछ काम कर रही है, किसी भी ग्राम सभा में काम कर रही है, ग्राम पंचायत ऊपर है, तो ग्राम सभा किसी भी ग्राम सभा में काम कर रही है तो सामाजिक रूप से अंकेक्षण, सामाजिक रूप से देखेगा कौन? ग्राम सभा के लोग, कि उनके ग्राम सभा में काम हो रहा है कि नहीं। तो सामाजिक रूप से अंकेक्षण जो है कौन करता है? ग्राम सभा करता है, ठीक है? ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले देनी चाहिए? तो सामान्य बैठक अगर बात करें तो सामान्य बैठक के लिए 7 दिन पूर्व सूचना देना होता है कि हाँ इस दिन ग्राम सभा की बैठक है। जैसे एक तो फिक्स है कि 23 जनवरी को होगा, तो 23 जनवरी को बैठक होगा, उसके लिए भी 7 दिन पहले सूचना दे देंगे कि 23 जनवरी को बैठक होने वाला है। जून और नवंबर में बैठक होता है तो जून में कब होगा उससे पहले 7 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। ग्राम सभा के लोग अपने अपने काम में बिजी हैं जी, है ना, उनको थोड़ी ना पता है कि कल बैठक होने वाला है, तो 7 दिन पहले से सूचना देते रहते हैं कि इस दिन बैठक होगी। तो ये अनिवार्य चीज है कि 7 दिन पहले सूचना देना होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपात बैठक हो, ग्राम सभा की अगर आपात बैठक हो, देखो अगर सामान्य और वार्षिक बैठक हो तो सूचना 7 दिन पहले देना है। अगर आपातकालीन बैठक है तो सूचना 3 दिन पहले देना होगा। एकदम रिसेंटली बैठक बुला रहे तो रिसेंटली भी तुरंत नहीं बुला सकते, अभी के अभी बुलाओ बैठक नहीं होगा। कलेक्टर बोल दे अभी बुलाओ बैठक नहीं होगा, आपको 3 दिन पहले बताना होगा। जनपद पंचायत बोले अभी बुलाओ बैठक नहीं होगा। अगर इमरजेंसी भी है तो 3 दिन पहले आपको सूचना देना होगा ग्राम सभा के सदस्यों को। डंडी पिटवाकर सुनो 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 3 दिन बाद बैठक होने वाली है ना, पोस्टर लगाकर, ये सब चीज, चस्पा करवाकर, ये सब चीज। क्लियर? ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है? तो मैंने आपको बताया कि आपात बैठक है तो 3 दिन पहले सूचना देना होगा, सामान्य बैठक है, वार्षिक बैठक है तो 7 दिन पहले सूचना देना होगा। क्लियर है मामला? वेरी गुड। समझ में आते ना लइका मन, नोनी बाबू मन, समझ में आते कि नहीं? अरे इतना स्ट्रेस में मत पढ़ो भाई, इतना स्ट्रेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन पढ़िए, जोरदार पढ़िए, है ना, मजेदार पढ़िए बिल्कुल। आते हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से। पहले ग्राम सभा का टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ऐसे बिल्कुल आराम से क्लियर करके चलेंगे, ठीक है? आओ, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ग्राम पंचायत की कौन सी बैठक होती है? तो कोई बोलेगा कि असाधारण बैठक हो सकती है या विशेष बैठक बुलाते होंगे, स्थगित बैठक होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन मारोगे नहीं, ए और सी में आंसर लेना होगा। तो बहुत सारे जो नहीं पढ़े हैं बच्चे वो क्या करेंगे, ऑप्शन सी ले लेंगे, जो कि गलत आंसर है। याद रखना, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट जो होता है वो साधारण बैठक में पारित किया जाता है। मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल, कि साधारण बैठक में ये पारित किया जाता है। क्लियर है? किसमें? साधारण बैठक में पारित किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में क्या सही है?
मैंने 4 पॉइंट बताया था, उसको दिमाग में रखना। उसको नगर पंचायत बैठक बुला सकता है, भाई ये ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत यहाँ क्या करेगा, नगर पंचायत नगरीय निकाय में होगा, गलत। जनपद पंचायत बुला सकता है, कलेक्टर बुला सकता है, सरपंच क्यों बुलाएगा भाई, सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। ग्राम सभा के 4 सदस्य लिखित में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा, गलत, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर 2 और 3 सही है, 1, 4 और 5 गलत है, ठीक है। ये पॉइंट सही है, सरपंच बैठक बुलाता है, बैठकों की बात हो रही है, अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अध्यक्षता के मामले में थोड़ा सा चीजें बदलेंगे, ठीक है। सरपंच बैठक बुलाता है, अब उसी का तो काम है जी, बैठक बुलाने का काम सरपंच का है। सरपंच नहीं है तो फिर कौन बुलाएगा, तो सरपंच नहीं है तो सचिव बुलाएगा, ठीक है। तो सरपंच बुलाता है, वो फ्लो में मैं गलत कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है ना, खास करके पंचायती राज, बड़े ही आराम से एग्जाम में इसका क्वेश्चन डील करना होता है, नहीं तो फ्लो में जल्दी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एग्जाम में गलती होता है, तो ध्यान रखना जरूरी है इसको, ठीक है। हाँ चलो, तो नगर पंचायत का ग्राम पंचायत से कोई रोल नहीं है, जनपद बुलाता है, कलेक्टर बुलाता है, जिला पंचायत बुलाता है, लेकिन बैठक बुलाने का अधिकार तो सरपंच का है, और सरपंच नहीं है तो सचिव बुलाएगा। क्या बोल रहे हो, बिना सरपंच के बैठक कैसे होगा, होगा ना जी। अगर सरपंच नहीं आएगा तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, कैसे नहीं होगा बैठक, अगर सरपंच नहीं आएगा तो उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, उप सरपंच नहीं आएगा तो लोग अपने में से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, पंच लोग, बैठक तो होगा, ठीक है, बैठक तो होके रहेगा। अगर सरपंच ना आए, उप सरपंच भी ना आए तो भी बैठक होगा, अगर गढ़पूर्ति है, ठीक है। कोतवाल है सूचना देते हमारे गांव में, हाँ। तो आंसर है 2, 3, 4, ऑप्शन बी। 4 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य चाहिए होते हैं ना। बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है, जनपद पंचायत बुलाता है ग्राम सभा की बैठक, जिला पंचायत बुला सकता है, कलेक्टर चाहे तो बुला सकता है, और ग्राम पंचायत आप बताएंगे कि चाहे तो बुला सकता है कि नहीं। तो आपको मैंने 4 पॉइंट लिखाया था, 1/3 सदस्य चाहे तो बैठक बुलाया जा सकता है, जनपद पंचायत चाहे तो बैठक बुलाया जा सकता है, जिला पंचायत चाहे तो बैठक बुलाया जा सकता है, और कलेक्टर चाहे तो बैठाया जा सकता है। वहां पे मैंने ग्राम पंचायत लिखा था क्या, अभी मैंने 4 पॉइंट लिखा, तो ग्राम पंचायत मैंने लिखा ही नहीं था, क्योंकि ग्राम पंचायत चाहे तो बैठक नहीं हो सकती, ग्राम सभा के सदस्य चाहेंगे तब बैठक हो सकती। तो आंसर आएगा सी। बहुत सारे लोग इसका आंसर डी ले लिए, और हो सकता है कि एग्जाम में फ्लो में आप इसका आंसर डी ले लो, है ना, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है वो बैठक नहीं बुला सकता, विशेष बैठक की बात है यहां पे, ठीक है। ग्राम पंचायत को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, तो विशेष बैठक कौन बुला सकता है, तो विशेष बैठक बुला सकता है सिर्फ 1/3 सदस्य लिखित में दे तब, या तो जनपद पंचायत, या तो जिला पंचायत, या तो कलेक्टर। क्लियर, तो 4 पॉइंट मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को आपको समझते हुए चलना पड़ेगा कि कौन बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता है। तो जो यहां पर लिखा गया, जो दिमाग में सेट हो गया, उसी के हिसाब से आपको आंसर लेना है, ठीक है। बैठक बुलाने का अधिकार जो है वो सरपंच का होता है ना, लेकिन सरपंच, ग्राम पंचायत का मतलब सिर्फ सरपंच नहीं है, सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, ठीक है। क्लियर मामला। वो 4 पॉइंट में मैंने ग्राम पंचायत नहीं लिखा था, है ना, ध्यान होगा आपको। ग्रीन हार्ट, हाँ, तो इसमें जितने लोगों का गलत हो गया, ठीक है, दर्द नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं,
पर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ना, कई बार ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन दर्द लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है, मुझसे भी गलती होता है, ऑप्शन बनाते बनाते कई बार ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और रहता है और गलत टिक हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आ गया ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, बिल्कुल करता है, और सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, तो उसके लिए तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें पॉइंट से आपको ढूंढना है कि ग्राम सभा का बैठक अगर बात करें हम, तो बैठक की अध्यक्षता, फिर से लिख रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना, सरपंच करेगा। कौन करेगा, सरपंच, सरपंच करेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो उप सरपंच करेगा, ठीक है, उप सरपंच का। लेकिन उप सरपंच भी नहीं है और सरपंच भी नहीं है, दोनों नहीं है तो कौन करेगा, ये आपको इस पॉइंट से लेना है आंसर। सरपंच और उप सरपंच के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच करेगा, वरिष्ठ पंच करेगा, गलत। अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, सही। क्लियर। तो यहां पर आपका पांचवा पॉइंट सही है। यहां पर कौन सा पॉइंट सही है, पांचवा पॉइंट सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, गलत। महिला को क्यों देंगे भाई, याद रखना जो पंच है, ठीक है, वो अपने में से, ठीक है, जो पंच है वो अपने में से क्या करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो पंच को तो मौका मिल गया, तो किनको मौका नहीं मिला, तो ग्राम सभा के सदस्यों को मौका नहीं मिला, ठीक है। तो अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, उप सरपंच कोई पंच ही उप सरपंच बनता है क्योंकि, और उप सरपंच भी नहीं है, मतलब सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं है, तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर अपने में से किसी एक व्यक्ति को ग्राम सभा के सदस्य चुनेंगे और वो जाकर अध्यक्षता करेगा। क्लियर। तो इसलिए पांचवा पॉइंट सही है कि सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है, तो जो सदस्य होंगे वो बहुमत से चुना जाएगा, जो सदस्य होगा अध्यक्ष बनने के लिए ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, मतलब जो सदस्य बहुमत के आधार पर चुना जाएगा वो जाकर अध्यक्षता करेगा अपने में से एक। मतलब मैं ना आपको अपने बोलचाल की भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सरपंच नहीं आया कोई बात नहीं, सरपंच उप सरपंच आया कर ले भाई अध्यक्षता, लेकिन सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं आए तक आ हुई, तो जो बैठक हो रहा है उसमें से लोग अपने में से एक को चुनेंगे बहुमत के आधार पर। क्लियर है मामला, क्लियर है। तब हम आगे बढ़ेंगे। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हां, अगर कोई ऐसे हाथ उठाए जो महिला हो और उसका लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो अध्यक्षता कर सकती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा भी कहीं नहीं है। क्लियर। तो 1, 2 और 5 ऑप्शन सी सही था। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ग्राम सभा जो होती है, चीजों को समझना, मिक्स हो जाती है नहीं तो चीजें। ग्राम सभा दो तरह का होता है, एक सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभा होगी और एक होगा अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में। याद रखना सामान्य क्षेत्र में सरपंच अध्यक्षता करता है, सरपंच नहीं है तो सेकंड नंबर पर उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, दोनों ही नहीं है तो बहुमत के आधार पर ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य जो है वो अध्यक्षता करता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो याद रखना बहुमत के आधार पर
बहुमत के आधार पर ग्राम सभा का सदस्य। समझ रहे हो, मतलब इधर ना तो पंच, ना तो सरपंच और ना ही उप सरपंच को अध्यक्षता करने का अधिकार है। आया मामला समझ में? मतलब जब भी बैठक होगी अनुसूचित क्षेत्र में, सरपंच तो कोई रोल नहीं है, उप सरपंच तो कोई रोल नहीं है, पंच तो कोई रोल नहीं है, तो रोल काखर हो ही जिसके समर्थन में लोग खड़े होंगे। समझ गए मामला? जिसके समर्थन में लोग होंगे उसका रोल। हाँ, अब अनुसूचित क्षेत्र है तो एसटी ही सदस्य होंगे, तो वो अपने में से ही एक चुनेंगे। अब बताओ भाई, मामला क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आ गई? ठीक, यही लिखा हुआ है जी यहां पे, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उप सरपंच करता है सरपंच की अनुपस्थिति में। ये गलत, एक गलत, ये सही। पढ़ के देख लो, सरपंच करेगा, सरपंच नहीं तो उप सरपंच करेगा, दोनों नहीं है तो ये ग्राम सभा की बैठक बोल रहा है, अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा नहीं बोल रहा है। अब जब अनुसूचित नहीं बोला है तो सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा है, तो अपने में से लोग चुनेंगे और फिर उसको अध्यक्ष बनाएंगे। तो 1, 2 और 5 तीनों पॉइंट सही है, सेम क्वेश्चन हो गया। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अभी तो पढ़ाया जी। अगर अनुसूचित क्षेत्र होगा, ना तो सरपंच करेगा, ना तो उप सरपंच करेगा, ना सचिव करेगा, ना तो वरिष्ठ नागरिक करेगा। कौन करेगा? उस समय जो मौजूद है उसमें से निर्वाचित व्यक्ति अपने में से जो चुनकर जाएगा वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, वो क्या करता है जी? अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलो, तत्समय उपस्थित मतलब उस समय उपस्थित है, वो अध्यक्षता करता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में, फिर से क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्र का, आपको ध्यान देना होगा कि सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा है कि अनुसूचित। तो अनुसूचित होगा ना तो अनुसूचित क्षेत्र लिखेगा। अगर अनुसूचित क्षेत्र होगा तो अनुसूचित क्षेत्र लिखा होगा। ठीक है, हाँ, अगर अनुसूचित क्षेत्र होगा तो बिल्कुल अनुसूचित क्षेत्र लिखा होगा, लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र नहीं लिखा है तो हमको क्या समझना है? सामान्य क्षेत्र। क्लियर? क्या हो रहा है? अभी ड्यूटी से आए हो, लेट हो गए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है, वीडियो शेयर करोगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगा भाई, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं करता, उप सरपंच नहीं करता। ग्राम सभा का द्वारा उस समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कर सकता है। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो बिल्कुल कर सकता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है वो कर सकता है, क्योंकि यहां पर बोला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब कौन? सरपंच, उप सरपंच, पंच, ये लोग अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो सही तो बोल रहा है कि एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य है, वो अध्यक्षता कर सकता है। तो ये पॉइंट सही है, कई लोगों का दिमाग ही घूम गया होगा। ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता, क्लियर है? ये भी कर सकता, क्लियर है? लेकिन ये कर सकता है कैसे? क्योंकि जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जो है वो, जो भी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्य। यहां पर क्या लिखा है? ग्राम पंचायत। तो एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है मतलब ना तो वो सरपंच है, ना तो वो उप सरपंच है, ना तो वो पंच है, मतलब वो अध्यक्षता कर सकता है।
अधिकारी अगर नियुक्त करे तो नहीं होता, अपने में से। जिन लोग फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट आ जाएगा तो डाल सकते हो जी, है ना। फॉर्म वैसे भरना चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्म भर के बिल्कुल आप, फॉर्म तो कोई भी डाल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास डिग्री नहीं हुआ तब दिक्कत होगा ना जी। फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, क्यों नहीं भरोगे। फाइनल ईयर वाले हो, बिल्कुल एग्जाम दिलाओगे आप, दिलाना चाहिए भी, ठीक है। फाइनल ईयर वाले हो, आपको एग्जाम दिलाना है, बिल्कुल दिलाना है। क्लियर मामला। इस क्वेश्चन में क्या लोचा था समझ में आया? अभी भी बुद्धि खुला कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन नहीं समझ पाए होगे ना जल्दी से, अब समझ में आ रहा होगा कि ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है वो अध्यक्षता कर सकता है अनुसूचित क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य का मतलब होता है सरपंच, उप सरपंच, पंच, और ये लोग तो नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, बुद्धि खुला कि नहीं खुला, बताओ जी बंधुओं, बुद्धि खुला कि नहीं? खुल गया? नहीं खुला? दर्द है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है ना तो सरपंच नहीं करेगा, उप सरपंच नहीं करेगा, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य वहां अध्यक्षता नहीं कर सकता, तो कौन करता है? तो ग्राम सभा का वो सदस्य जो उस समय निर्वाचित हुआ है, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित होगा तभी तो निर्वाचित हो पाएगा। और एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। देखो, बैठक हो रही है ग्राम सभा की, तो ग्राम पंचायत के अधिकारियों को तो अधिकार ही नहीं है उसका अध्यक्षता करने का, तो सही तो बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य, जो इसका सदस्य नहीं है वो इसका सदस्य है, ठीक है। और इसका सदस्य है मतलब वो अध्यक्षता कर सकता है। कितने लोग का अभी भी बुद्धि नहीं खुला? जरा देखें। अरे बाउंसर क्वेश्चन है, बताए, बाउंसर है बिल्कुल। कितने लोगों का अभी भी बुद्धि नहीं खुला? एकदम ईमानदारी से हाथ खड़े करो। जिन लोगों का खुल गया वो भी बताओ। हाँ सर, दिमाग खुल गया होता है क्वेश्चन में। नींद आ रहा होगा तो आपको नींद को भाग गया होगा इस क्वेश्चन से, है ना। वैसे भी स्टूडेंट लोग कमेंट करते ही है मेरे को कि अब सर जब आप पढ़ाते हैं ना तो नींद भाग जाता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा बाउंसर क्वेश्चन आता है। समझ आ गया? आप एसटी सरपंच हो तो आपको तो अध्यक्षता करने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, आप एसटी क्षेत्र में हो कि सामान्य क्षेत्र में? एसटी क्षेत्र में होगे तो नहीं, लेकिन सामान्य क्षेत्र में होगा तो आपको बिल्कुल अधिकार है। हाँ हाँ, अभी नींद नहीं खुला है, खुलेगा खुलेगा। एक बार और रिपीट कर दूं, इसी पॉइंट को समझना। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब होता है सरपंच, उप सरपंच और पंच। तो ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब होता है सरपंच, उप सरपंच और पंच। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं है, ये सरपंच, उप सरपंच, पंच नहीं है तो कर सकता है, क्योंकि सरपंच, उप सरपंच और पंच को अधिकार नहीं है अध्यक्षता करने का। और अगर सरपंच, उप सरपंच और पंच में से नहीं है कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति है, नहीं है मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो उस समय उपस्थित है तो वो अध्यक्षता कर सकता है चुनाव लड़के। क्लियर हुआ मामला? बताओ जी, अभी भी मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग जो है डाउट में है, ठीक है, चीजें जो है डाउटफुल हो रही हैं। देखते हैं आपके लिए। खुल गया?
एक सदस्य जो उस समय उपस्थित होगा वही तो चुनाव लड़ पाएगा ना, वही तो समर्थन प्राप्त करके अध्यक्षता कर पाएगा। अब बताओ मामला क्लियर हुआ? अब बताओ, इतने आसानी से इतने आराम से आपको पंचायती कोई पढ़ाएगा भाई, पंचायती राज? ठीक है, इसलिए जो है कोर्स में जो है, कोर्स से जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है ना उसको पूरा कवर कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, जो नहीं बना पाएंगे पीडीएफ का प्रिंट करा लीजिएगा। चलो, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच है तो ठीक, नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच भी नहीं है तो ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, क्योंकि यहां पर कहीं भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोल रहा है, ये सामान्य क्षेत्र का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सामान्य क्षेत्र में सरपंच करेगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, सामान्य क्षेत्र में सरपंच करेगा, वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और वो नहीं है तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करेगा। लेकिन बात अनुसूचित क्षेत्र का आ जाए, बात जो है वो ट्राइबल एरिया का आ जाए, तो ऐसे स्थिति में ना सरपंच, ना उप सरपंच, ना पंच। तो कौन करेगा? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? देखो भाई, कोरम ये होता है कि कम से कम इतने लोग आने चाहिए, कम से कम इतने लोग आने चाहिए कि बैठक हो, लोग बैठें, बातचीत करें, बजट पर चर्चा करें, काम पर चर्चा करें। मान लो 100 लोग हैं ग्राम सभा में, बैठक बुलाया गया, 2 लोग बस आए हैं, क्या चर्चा करेंगे? वो गांव का क्या ही विकास सोचेंगे। इसलिए अब कई लोग क्या है, बाइकआउट कर देंगे, नहीं जाएंगे हम ग्राम सभा के बैठक में। तो ग्राम सभा के बैठक में नहीं जाएंगे तो सरपंच पंच का तो अच्छा हो जाएगा, मस्त पैसा दबाते बनेगा। तो इसलिए गणपूर्ति का प्रावधान रखा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति होना जरूरी है। अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग आना जरूरी है, मतलब कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा आना जरूरी है। लेकिन ये सामान्य क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में ये चीज बदल जाता है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 लोग का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसमें भी 1/3 महिला होना जरूरी है। समझ गए? मतलब 100 में 10 लोगों का आना बहुत जरूरी है और उसमें भी 3 महिला होना बहुत जरूरी है। लेकिन यही जब आप अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हो, आप ट्राइबल एरिया की बात करते हो, तब 1/3 मतलब 100 में 33 लोगों का आना जरूरी है, और उसमें भी 11 महिला होनी चाहिए, मतलब 1/3 महिला। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 गणपूर्ति होनी चाहिए और उसका भी 1/3 महिला होना जरूरी है, नहीं तो बैठक नहीं होगा, रद्द हो जाएगा बैठक। और 3 बार अगर रद्द हो गया तो सरपंच और पंच को नोटिस जाएगा कि क्यों भाई बैठक में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको 2 मौका और देंगे कि 3 बैठक पे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, 2 मौका और दिए जाओ। 2 मौके में अगर वो लोग गणपूर्ति नहीं पुरा पाए, गांव के लोगों को नहीं बुला पाए, ग्राम सभा के लोगों को, है ना। अब ग्राम सभा के लोग क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्योंकि वो सरपंच और पंच से खुश नहीं है काम से, इसलिए नहीं जाएंगे। तो अगर 2 बार में और नहीं बुला पाए तो फिर 5वां बिल्कुल फाइनल होता है, अगर नहीं बुला पाए तो सरपंच और पंच को पद से हटा दिया जाता है। क्लियर? तो ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा जो है 2 जगह होता है, सामान्य क्षेत्रों की ग्राम सभा और अनुसूचित या ट्राइबल एरिया जो होता है, अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा। यहां पर गणपूर्ति जो है सामान्य क्षेत्रों में 1/10 होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 होना चाहिए। लेकिन इस 1/10 का 1/3 महिला होना जरूरी है, 10 में से 3 महिला होनी जरूरी है। यहां पर 1/3 में से भी 1/3 महिला होनी जरूरी है, मतलब पूरे पूरे पुरुष आ जाएंगे। पूरा अगर पुरुष आ जाए पूरे तो बैठक नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी महिलाएं आ जाए तो बैठक होगा, क्योंकि 1/3 महिला है, इस 1/3 में से 1/3 महिला होनी चाहिए। लेकिन बाकी में ये नहीं लिखा हुआ है कि वहां पे पुरुष ही होने चाहिए। ऐसे ही होता है वैकेंसी में। ठीक है, वैकेंसी में अगर मान लो 100 पोस्ट आया है,
तो 100 पोस्ट में अगर 25 पोस्ट महिला के लिए बोल दिया, अगर 25 पोस्ट महिला के लिए बोल दिया तो 100 में से कितने पोस्ट बचे भाई? 75 पोस्ट बचे। इस 75 पोस्ट जो है ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये पुरुष प्लस महिला के लिए, मतलब पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है। और इस 75 पे पूरे के पूरे महिला आ सकते हैं, मतलब 25 और 75 दोनों, पूरे 100 पोस्ट आप महिलाओं ले सकते हो। ये 25 सिर्फ आपका है, इसमें पुरुष नहीं घुस सकते। अगर 100 पोस्ट आया है तो 100 में से 25 अगर महिलाओं के लिए है तो वो सिर्फ महिलाओं के लिए। बचा 75 पुरुष और महिला कोई भी हो सकते हैं, उसमें पूरे के पूरे पुरुष भी रह सकते हैं, पूरे के पूरे महिला भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि आपके लिए सिर्फ 25 पोस्ट आया है, आपके लिए पूरा पोस्ट आया है। ये दुख जो है वो पुरुषों के लिए है कि अगर 100 पोस्ट में 25 महिला लिखा है तो आप महिला थोड़ी ना हो, तो 100 में से 25 महिला लिखा है तो आप सिर्फ 75 के लिए लड़ सकते हो। और इसमें भी जितनी महिलाएं घुस जाएंगी उतना आप और पीछे हो जाओगे। एसटी महिला के लिए कितना पोस्ट है? आप टोटल पोस्ट देखो जी सीधा, ऐसा मत सोचो कि एसटी महिला के लिए इतना पोस्ट आया है करके, ठीक है। अभी मैं वही चीज समझा रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि 100 में 25 महिला पोस्ट है तो आपके लिए सिर्फ 25 है, आपके लिए पूरा का पूरा 100 है। नुकसान पुरुषों को होता है कि 100 में 25 महिला आया है तो 75 ही है हमारे लिए। आज पता चला। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीज। वो लोग इसलिए फॉर्म नहीं डालते हैं कि हमारे महिला पोस्ट तो बहुत कम दिख रहा है भाई, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। उनको नहीं पता है कि आरक्षण का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से चलता है। आया मामला समझ में? पुरुषों, क्यों आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ता है? क्यों 5 नंबर कम में भी महिलाओं का सिलेक्शन हो जाता है? समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा 100 पोस्ट है, आपके पास 75 है। ठीक है, नोट्स एप्लीकेशन में डला हुआ है, वहां से आप जाकर ले सकते हो। इसका पीडीएफ भी डल जाए, लेकिन आप वीडियो शेयर करोगे तभी डलेगा, नहीं तो नहीं डलेगा। इसीलिए तो क्लास अटेंड करना जरूरी है। चीजें आपको पता कैसे चलेंगी जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करोगे? बस बुक खरीद लिए हो, सेल्फ स्टडी करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, ये आपको पता ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि मेंटर की जरूरत पड़ती है। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, जिससे आपका समय बर्बाद होता है। तो हमारा काम होता है आपका समय बचाना। जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेकर बैठोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो बुक ही छोड़ दोगे। लेकिन अब जब आप बुक लोगे, आप आराम से पढ़ोगे, बताएं, बढ़िया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझ में आ गया ना? अगर सामान्य क्षेत्र होगा तो गढ़पूर्ति 1/10 होना चाहिए, उसमें भी 1/3 महिला। अनुसूचित क्षेत्र में गढ़पूर्ति 1/3 होनी चाहिए, उसमें भी 1/3 महिला। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के खाली स्थान सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि ग्राम सभा में अगर गढ़पूर्ति चाहिए तो कुल सदस्यों का 1/10 लोग आना जरूरी है। कितने लोग आना जरूरी है? 1/10 लोग आना जरूरी है। क्यों जीना मुश्किल है भाई? पुरुष लोग, हाँ, हमारे में 1400 ग्राम भेजा है और महिलाओं में 1250, तो 150 ग्राम ज्यादा है ना हमारे पास, तो उसका यूज करो। 150 ग्राम ज्यादा है तो, और ज्यादा नंबर लेकर आओ। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, है ना? वी आर द बेस्ट। ठीक है, आज आप देखो, भले ही खाना जो है घर में महिलाओं को बनाना होता हो, लेकिन जितने भी बड़े होटल हैं वहां पर खाना पुरुष बनाते हैं। तो अपन बेस्ट थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए ये समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है भाई, पुरुषों, हमारे अंदर अलग एनर्जी है। आया मामला समझ में? आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ भाई, अब मामला क्लियर होने वाला है बेहतरीन, क्योंकि इस बार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में बोला है। अनुसूचित क्षेत्रों में ठीक है भाई, पुरुषों दिखा देंगे हम कि हमको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। चलो, पहला, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, ऐसा है क्या अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। दूसरा, प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है, ऐसा मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लोगों की संस्कृति अलग अलग हो, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में संस्कृति को आधार बनाया जाता है कि एक गांव में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग बोलचाल बोली बोलने वाले लोग हैं, तो एक से अधिक ग्राम सभा बन सकता है। देखते ही देखते प्रश्न कठिन हो गया। क्लियर? ये सारी चीजें मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने नोट्स आपको दिखा भी दिया है, थोड़ी देर बाद यहां भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे भी। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों को 1/3 से होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति 1/3 चाहिए। आप अनुसूचित क्षेत्र का क्वेश्चन बना रहे हो, पहला पॉइंट तो गलत ही। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों को 1/4 होती है, गलत, एकदम आराम से बनाइए, सही आएगा आंसर भी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, गलत। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है, सही, सरपंच नहीं करता भाई। अनुसूचित क्षेत्र में ना सरपंच करेगा, ना उप सरपंच करेगा, ना तो कोई पंच करेगा, वहां के लोग अपने में से चुन के करवाते हैं। तो पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है और छठवां पॉइंट सही है। 3 पॉइंट आपके सही है। आया मामला समझ में? अभी इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा आराम से ही डील करना पड़ेगा जी, तब तो मामला क्लियर होगा। क्लियर? चलो, 2-3 दिन से आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन जाता होगा कि आज क्लास होगी, आज क्लास होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर पंचायती राज की क्लास कब लेंगे। 8 पॉइंट है इसमें, 8 पॉइंट है। ग्राम सभा के 4-4 करके बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, उसमें से 1/3 महिलाएं जरूरी है। सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी जाती है, बिल्कुल सही। 4 पॉइंट बिल्कुल सही, लेकिन पूछा है क्या सही नहीं है, ठीक है। शुरू के 4 पॉइंट बिल्कुल सही है, आप लोग भी पढ़ लो, यही मैं पढ़ा रहा हूं इतने देर से। ऑफलाइन के लिए आप कोरबा और बिलासपुर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, नीचे ही नंबर चल रहा है आपके। 4 पॉइंट सही है। चलो आगे, 5वां पॉइंट, स्थगित बैठक में गणपूर्ति आवश्यक है, नहीं। स्थगित बैठक में अगर गणपूर्ति नहीं भी हुई तो बैठक हो जाती है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, गलत। अगर गणपूर्ति नहीं तो बजट क्यों पारित करेंगे भाई। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। नहीं पारित नहीं कर सकते। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो, तो मैंने तो आपको बताया है कि पहले 3 में अगर नहीं हुआ तो अगले 2 का मौका देंगे, उन 2 में बैठक होगी। गणपूर्ति नहीं भी है तो बैठक होगी, लेकिन लगातार 5 बार अगर गणपूर्ति पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ, तो सरपंच और उप सरपंच को खलास, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है। तो कौन कौन सा गलत हुआ? 5वां, 6वां, 7वां, 3 पॉइंट आपके गलत हुए। 5वां, 6वां, 7वां पॉइंट गलत हुआ। 6वां रॉन्ग है। नहीं 6वां रॉन्ग है बोल रहे हो? हाँ, 6वां रॉन्ग है। कौन सा गलत है पूछा था इस क्वेश्चन में, तो 5वां, 6वां, 7वां 3 गलत है, 8वां सही है। अभी आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, पता है, एकदम मस्त चीजें जो है क्लियर होते जाती है ना, तो हमको बहुत मजा आता है। वैसे ग्राम सभा खत्म ही होने वाला है, क्योंकि लगभग चीजें आप पढ़ चुके हैं। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है सरपंच और पंच, मतलब 1 और 3। कहा है भाई? ऑप्शन सी। उप सरपंच का कोई लेना देना ही है, मस्त मौला आदमी है उप सरपंच, और पंचायत सचिव भी मस्त मौला आदमी। गणपूर्ति पूरा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पंच और सरपंच का जिम्मेदारी है।
लोग अगर नहीं आए बैठक में तो पंच और सरपंच को हटाएंगे, दूसरा पंच चुनेंगे। जो गलत है वही सही उत्तर है। यस, वैसे भी आज का सेशन आपके लिए मजेदार ही है ना, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए? तो गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी और उसका भी 1/3 चाहिए। मतलब क्या लोगे आंसर? ठीक है, गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, ठीक है, और उसका भी 1/3 सदस्य लोगे आंसर। महिलाएं उसका भी 1/3 होती है, तो इसमें से कौन सा आंसर लोगे जी? चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। क्लास लैपटॉप में बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अगर आपको क्लास लैपटॉप में चलाना है, 1/3 हिस्सा ना, 1/3 हिस्सा बता देता हूं। जब तक आप इसका आंसर दीजिए तब तक बता देता हूं कि क्लास लैपटॉप में चलाने के लिए क्या करना होगा। आपको गूगल में सर्च करना है web.classplus.com और वहां पे ORG कोड और मोबाइल नंबर मांगेगा, तो ORG कोड आप डाल दीजिएगा MPOOW और मोबाइल नंबर अपना खुद का डालना है। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? गणपूर्ति अगर उपस्थित नहीं है तो ग्राम सभा की बैठक एक स्थगित हो जाएगी, दूसरे बार फिर स्थगित हो जाएगी, तीसरे बार फिर स्थगित हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है क्या होगा? इसको समझा देता हूं आराम से, ठीक है। चलो, तो ग्राम सभा की बैठकों को लेकर अगर पहले बैठक में गणपूर्ति नहीं हुई या किसी भी बैठक में आपका गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा है तो क्या होगा ये बता देता हूं आपको। देखो, जैसे ही ग्राम सभा की बैठक होगी तो पहली बैठक ना, पहली बैठक की बात कर रहे हो, पहली बैठक होगी और पहली बैठक में से 1/10 मतलब 100 लोग आने चाहिए। सॉरी, 1/10 का मतलब 10 लोग आने चाहिए 100 में से। अगर 10 लोग नहीं आए तो गणपूर्ति पूरी नहीं मानी जाएगी और बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी बैठक जो होगी, अगली बैठक 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य। अगली बैठक कब? तो दूसरी बैठक जो होगी उसकी अगली बैठक मतलब 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य है और इस बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। बैठक होगी, अगर 2 लोग भी आते हैं तो बैठक होगी। लेकिन ऐसा करते करते अगर तीसरी बैठक में भी यही हुआ कि गणपूर्ति पूरा नहीं हुआ, जब तीसरी बैठक में ऐसा हो जाएगा कि फिर लोग नहीं आए हैं तो बैठक तो होगी, लेकिन सरपंच और पंच को नोटिस चला जाएगा कि आपको 2 मौका देते हैं, ग्राम सभा के लोग आने चाहिए बैठक में। और अगर उन 2 मौकों पे भी अगर वो लोग नहीं बुला पाए लोगों को, है ना, अब अच्छा काम करेंगे तभी तो लोग आएंगे जी, नहीं बुला पाए तब उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 मौका मिलता है। क्लियर? तो यहां पर ग्राम सभा की बैठक क्या हो जाती है? गणपूर्ति नहीं है तो स्थगित हो जाती है, ठीक है, और फिर अगला जो है 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य है।
और इस अगले स्थगित बैठक जो है बुलाने का अधिकार, समय, तारीख वो उसकी अध्यक्षता करने वाला बताएगा। ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में, गणपूर्ति 1/4 सदस्य नहीं, 1/10 सदस्य होती है। 1/3 महिला होना जरूरी है, 1/4 महिला नहीं। और गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है नहीं, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। तो क्या पूछा है? सही पूछा है। दूसरा, तीसरा और छठवां पॉइंट सही है। देखो आप लोग से भी बन गया होगा, बन गया। हाँ, दूसरे बैठक में गणपूर्ति पूरा नहीं है, 10 लोग नहीं आए, 9 ही आए, 8 ही आए, 7 ही आए तो भी बैठक होगा, एक भी आया तो बैठक होगा। दूसरे में बैठक मतलब गणपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है ना। स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। स्थगित बैठक 30 दिन के भीतर बुलाएगा। कौन बुलाएगा? जो अध्यक्षता कर रहा है, पहले वाले का। ठीक है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, है ना, आप समझ रहे हो धीरे धीरे। गणपूर्ति, ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/2 10 और 1/2 महिला होनी चाहिए। नहीं, 1/10 होने चाहिए ग्राम सभा के सदस्य, जिसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। ये भी गलत हो गया, 1/6 10, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और अगर नहीं आए तो बैठक स्थगित हो जाएगी। बिल्कुल सही, मतलब दूसरा और छठवां पॉइंट बस सही है। बाकी 3 में देखो ना उल्टा पुल्टा, बस सब में उल्टा पुल्टा आंकड़ा दिया हुआ है। हाँ, तीसरे में भी बैठक होगा, सिर्फ दूसरा पॉइंट और छठवां पॉइंट सही है, बाकी सब देखो गलत है। इसमें 1/2 बोला इसीलिए गलत हो गया, इसमें 1/6 बोला तो गलत हो गया, इसमें 1/2 बोला तो गलत हो गया, ये भी गलत है। दिख रहा है? नहीं आ गए हैं, क्योंकि गणपूर्ति लास्ट टॉपिक होता है। हम अंतिम आ गए भाई ग्राम सभा में। ठीक है, जल्द ही ग्राम सभा आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा जो है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आओ जी, उल्टा पुल्टा दिया है ना, कैसे करें। चलो आगे बढ़ते हैं। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि सरपंच उपस्थित हो, सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, सरपंच, उप सरपंच और पंच उपस्थित हो, या ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। हाँ, तो ये सारा मेन चीज जो है याद रखना, गणपूर्ति है तभी, अगर गणपूर्ति उपस्थित हो तभी पारित हो सकता है। लोग आएंगे तब तो, पता चला 2 ही लोग आए हैं और बजट पारित कर दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ रहे हो? इसका आंसर डी क्यों आएगा? समझ गए भाई मामला? सरपंच, उप सरपंच और पंच के रहने से नहीं होगा, बस ग्राम सभा में गणपूर्ति होना जरूरी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? मतलब ग्राम सभा के पास क्या शक्ति होगी, कौन से कर्तव्य होंगे, ये सब बताता है इनको राज्य विधानमंडल। ठीक है, ग्राम सभा की क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या कर्तव्य होंगे, ये बताने का काम है राज्य विधानमंडल का। किसका? राज्य विधानमंडल का। गणपूर्ति होने पर ही चर्चा की जाती है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास किसका स्वामित्व हो। खाली स्थान है, यहां पर खाली स्थान का स्वामित्व है। कृषि भूमि, राज्य विधानमंडल बताती है कि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज, कौन से लघु वनोपज का स्वामित्व होगा। इसका आंसर ये है। बाजार, पशुधन, कृषि भूमि तो है ही है उनके पास, लेकिन वनोपज जो है वो विधानमंडल बताती है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ग्राम सभा। ठीक है, अब आप लोग बताओ, आगे पढ़ाऊं कि जय माता दी बोलोगे? पढ़ाओ जी।
कि नेक्स्ट टॉपिक को भी इसी तरह से आराम से बेहतरीन वे में पढ़ना चाहोगे। ग्राम सभा एक टॉपिक था जो मैंने आपको आराम से बेहतरीन वे में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जिसको भी एडीओ का कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, एडीओ का कोर्स ज्वाइन करना है तो 2 मोड में अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन में आप जान रहे हो कि इसका प्राइस जो है 255 है, लेकिन आपको कूपन कोड युवा 50 क्लिक करना होगा। ठीक है, और ऑफलाइन जो है वो 2 जगह है आपके, कोरबा और बिलासपुर में। ठीक है, यहां पे संपर्क करने के लिए, अच्छा पहले प्राइस लिख देता हूं, 3000 है फीस यहां पे, और कोरबा में जो फीस है वो भी 3000 कर दे। कोरबा वालों बताओ जी, कोरबा में फीस 3000 रखें? जब तक मैं कांटेक्ट नंबर लिख देता हूं, है ना। टेस्ट सीरीज 55 रुपए में आपको मिल जाएगा। बिलासपुर में नंबर आपका 7509 444 इस पे संपर्क कर लीजिए। और कोरबा के लिए है 6269 444 और 7247 444। और ऑनलाइन के लिए तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो 9300999939। आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिए इसके लिए। नगरीय निकाय का भी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप बोले, है ना। मेरे लिए बस आप इतना करेंगे कि आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, स्टेटस लगा लेना है बस व्हाट्सएप में। ठीक है, तो व्हाट्सएप में बस स्टेटस लगा लीजिए, आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली आपको पढ़ाऊं तो बढ़िया, बस स्टेटस लगा लो भाई, उतने में आपका गुरुजी का दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं कोरबा टीम से बात कर लेता हूं एक बार, है ना। भाई तो कोरबा में भी जो है ऑफर दे देंगे आपको, 3000 में एडमिशन दे देंगे। ठीक है, एकेडमी में क्लासेस चालू हो गई हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जो अभी क्लासेस चल रही है उसको दोबारा फिर से पढ़वा देंगे, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कल की क्लास में मिल सकते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।
अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ग्राम सभा के बाद, ग्राम पंचायत हो या पंचायती राज का इतिहास हो या 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं हो, कारण यह है कि वो चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो आज जो है ग्राम सभा कंप्लीट कर लीजिए, दोबारा से एक बार वीडियो को और देखिएगा, सिर्फ एक बार नहीं देखना होता है। इसके बाद देखिए आप लाइव क्लास अटेंड कर लिए, आप दोबारा में 2x स्पीड के साथ देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे तो हो जाएगा चीजें मिक्स, इसलिए ठीक है। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो, नीचे जो है नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्स का लिंक भी दिया रहेगा। और पंचायती राज के और भी एमसीक्यूज देखने के लिए या एडीओ की तैयारी करने के लिए जो एमसीक्यू सीरीज है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना। यूट्यूब चैनल में जाइएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, होगा बिल्कुल, यूट्यूब में क्लास होगा, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। खैर ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आप करेंगे ही, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं 2 बार अपना लिंक भेजता हूं कि मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको आता है। चलिए फिर मिलते हैं, हो सके तो आज शाम के क्लास में मिलते हैं।